Okay. Okay. Hello and good evening, everyone. Myself Richa Sharma, and currently I'm pursuing my masters from JNKVB Jabalpur in agronomy. Okay. So this is our first demo class, and I'll be taking agrometeorology today. और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि क्लास शुड बी इंटरेक्टिव अंटिल अनलेस आई विल आस्क क्वेश्चंस टू यू ऑल. ठीक है, उसके बीच में प्लीज आप लोग इंटरप्ट मत करना, क्योंकि जो फ्लो होता है वो फिर बिगड़ जाता है ना. तो इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस, प्लीज आप लोग तब अपना माइक ऑफ ऑन करके मुझे आंसर देना. ठीक है. ओके देन लेट्स स्टार्ट. सबको ऑडिबल है ना? अगर बीच में कुछ हो तो प्लीज बताना मुझे. ओके देन. सो फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर एग्रोनॉमी, जो आप लोग देखोगे कि आपके सारे बुक्स भी, जो टेक्स्ट बुक्स भी हैं, उसमें आपको एग्रोमीटरोलॉजी एज अ फर्स्ट टॉपिक दिया जाता है. ठीक है. तो इसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन क्या है? बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, सबसे पहले हम बीएससी में जो पढ़ते आ रहे हैं, या अगर नॉन एग्रीकल्चर वाला भी कोई है, तो हमको एक टर्म से हम बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, वो है क्या? प्रोडक्टिविटी. है ना. अगर हम नॉन एजी वाले भी हैं तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी टर्म ऐसा चीज है जो हमें अपने डे टू डे यूज में आता है. तो जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया है किसी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर का, ठीक है, या वो आपका एग्रोनॉमिकल सेक्टर हो या वो आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, ठीक है, जिसमें भी आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया करता है प्रोडक्शन में या प्रोडक्टिविटी में, दैट इज अराउंड 67%. तो वो क्या है? आपका मीट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. ठीक है. अब बात आती है कि मीट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते क्या हैं. तो जो मीट्रोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है, दैट इज मीटीरियोस. मतलब क्या होता है उसका? हाई अबव द स्काई. एंड लॉजिया मीन्स टू स्टडी. हाई अबव द स्काई क्यों बोला? मतलब कि आपके स्काई में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उसमें जो भी हम उसकी स्टडी करते हैं, उन एक्टिविटीज, उन पैरामीटर्स की जो स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मीट्रोलॉजी कहते हैं. लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मीट्रोलॉजी जो होती है बेसिकली एक फिजिक्स की ब्रांच है. ठीक है. हमने फिजिक्स जो है वो 11th-12th में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा है, लेकिन वही जो फिजिक्स के जो आपके कैलकुलेशंस हैं, वही फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब चीजें जब हम अगर उसको कैलकुलेट करके हम मीट्रोलॉजी में यूज करते हैं, अगर हम मौसम विज्ञान में यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मीट्रोलॉजी, जो कि एक फिजिक्स की ब्रांच है. ठीक है. अब एग्रोमीट्रोलॉजी, अब जो मौसम विज्ञान है या जो मौसम की जो गतिविधियां हैं, उनको अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व करें और एग्रीकल्चर सेक्टर की फोरकास्टिंग करें, ठीक है, जैसे कि आने वाले समय में क्या मौसम होने वाला है, आने वाले समय में क्या तापमान होने वाला है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया. ठीक है. तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से मीट्रोलॉजी पैरामीटर को जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्रोमीट्रोलॉजी कहते हैं. ठीक है. मीट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा एक डोमेन है, जिसमें आपके इंडिया लेवल पे, जिसमें आपके वर्ल्ड लेवल पे हर एक कंट्री के अपने अपने एक इंस्टीट्यूट होते हैं, अपने अपने एक ऑब्जर्वेटरी होते हैं, जो कि कई पैरामीटर्स को जज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो मॉनसून होता है, आपका जो साइक्लोन होता है, आपका जो टोर्नेडो होता है, आपका जो विंड स्पीड होता है, विंड डायरेक्शन होता है, वो सब चीजें किस पैरामीटर के, किस पर्टिकुलर साइंस के अंडर स्टडी होती है? वो किस में होती है? मीट्रोलॉजी में होती है. और यही सब की स्टडी को अगर हम देखें, अगर हम स्टडी करें कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या लिंक बैठ रहा है और ये सब पैरामीटर्स आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो वो हम किस में पढ़ते हैं? एग्रोमीट्रोलॉजी में पढ़ते हैं. कोई कुछ बोल रहा है क्या? स्लाइड चेंज नहीं हो रही मैम. हाँ, मैंने अभी की भी नहीं है, मैं अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. अभी दिख रहा है स्लाइड चेंज होते हुए? नहीं. अभी भी नहीं दिख रहा है. एक सेकेंड. अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा. यस. यस मैम दिख रहा है. ये सिलेबस वाली स्लाइड दिख रही है? यस यस. ठीक है. तो अब आते हैं हम कि बीइंग एन एस्पिरेंट, ठीक है, कोई भी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो होता है कि एग्जाम का सिलेबस क्या है. ठीक है. तो सिमिलरली अगर हम कोई भी यूनिट भी पढ़ेंगे जेआरएफ में, अगर जेआरएफ एग्रोनॉमी एस्पिरेंट हो, तो अगर हम कोई यूनिट भी पढ़ेंगे तो उस यूनिट में हम देखेंगे कि सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है. क्या?
आई रिक्वेस्ट प्लीज आप लोग, जब तक आप लोगों को कोई एक मेजर प्रॉब्लम ना हो, प्लीज आप लोग माइक ऑन मत करिए। और अगर जब तक मैं आप लोगों से कुछ पूछती नहीं हूँ कि ये आप ही लोग के लिए अच्छा होगा, शायद आप लोग को ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले, अब जैसे मीट्रोलॉजी, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बहुत बड़ा साइंस का फील्ड है, ठीक है। और एग्रोमीट्रोलॉजी भी एज सच एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। इसमें लोग अपनी मास्टर्स करते हैं, इसमें लोग अपनी पीएचडी करते हैं, उसमें एक एक पैरामीटर लेके लोग रिसर्च करते हैं। बट बीइंग एन एस्पिरेंट, आपको हर एक पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, इतना कि एटलीस्ट आपको अगर कोई चीज की स्टडी का एक मैं बोलूं अगर सिनॉप्सिस अगर सामने आ रहा है, तो आप लोग ये चीज समझ सको। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल अपन ब्लड रिपोर्ट अपनी आती है, अपनी कोई यूरिन रिपोर्ट आती है, तो जो बायोलॉजी वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों की बात ना करूं, अगर मैं बायोलॉजी वालों की बात करूं, तो उन्होंने 11th-12th में इतनी बायोलॉजी एटलीस्ट पढ़ी हुई है कि उसमें जो फैक्टर्स मेंशन रहते हैं, जैसे कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स हो गए, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, आपके थ्रोम्बोसाइट्स हो गए, आपके प्लेटलेट्स हो गए, एटलीस्ट उन्होंने इतनी चीजें पढ़ी हुई हैं कि अगर उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में मेंशन किया गया है तो वो उस चीजों को समझ सकते हैं। तो सिमिलरली बीइंग एन एस्पिरेंट या मैं बोलूंगी बीइंग एन एग्रोनॉमिस्ट, अभी से आप लोग अपने आप को एग्रोनॉमिस्ट समझिए, तो बीइंग एन एग्रोनॉमिस्ट एटलीस्ट आप लोगों को इतना ज्यादा फ्लरिश होना चाहिए नॉलेज में कि अगर कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स का मेंशन किया गया है, अगर आपको एमएससी का रिसर्च भी थीसिस देखोगे, अगर आप पीएचडी का रिसर्च थीसिस भी देखोगे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज मेंशन है, ठीक है। तो सिलेबस जो होते हैं, सिलेबस के अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं, वो हमारे लिए एक स्केलेटल डायग्राम का काम करते हैं। तो हमें एग्रोमीटरोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़ना है? वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। वेदर एंड क्लाइमेट जो होते हैं, सबसे एक बेसिक ब्रिक होते हैं। मैं कहूंगी आपके एग्रोमीटरोलॉजी, अगर कोई मकान है तो उस मकान की नींव क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट है, जो कि आपको उसके बीच की डिफरेंस की स्टडी से ही पता चलेगा कि आगे और कौन कौन से पैरामीटर्स जो होते हैं वो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। देन आता है क्या? अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर क्योंकि आपकी जो सन से रेज आ रही हैं, या जो आपके पर्टिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सोलर टेम्परेचर हो गया, सन से जो रेज आ रही है वो टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड बन रही है, ये सब चीजें आपकी अर्थ एटमॉस्फेयर से क्या होती है? डिटरमिन होती है। देन होता है क्या? सोलर रेडिएशन। अब हम जानते हैं कि हमारे पर्टिकुलर गैलेक्सी में सन इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन की वजह से ही हमारे सारे प्लैनेट्स में एनर्जी जा रही है। और अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें, जहां पे अभी तक जीवन जो है वो क्या है? मुमकिन है, तो यहाँ पे भी क्या है? सन इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो भाई उससे जो रेडिएशन आ रहा है, हमें उसकी स्टडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी काफी कुछ आप लोगों ने अभी तक बीएससी में भी पढ़ा होगा कि सोलर रेडिएशन का बहुत हद तक असर होता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ साइकिल में, ठीक है। और ये चीजें हम और डेप्थ में आगे भी पढ़ेंगे। देन आता है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो सोलर रेडिएशन से जुड़ा हुआ है। सोलर रेडिएशन जो है वो आके जब तक एटमॉस्फेयर में टकराएगी नहीं, और आपका क्या, आप लोग प्लीज मेरी वाली स्लाइड को पिन कर लेना, ठीक है। विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है, उसको आप लोग प्लीज पिन कर लेना, ठीक है। और जब चेंज अगर ना हो तो मुझे बताना। अभी तक सबको क्लियर है ना? आवाज सबको आ रही थी ना क्लियर? यस मैम मैम। एक डाउट है, ये एग्रोमेट्रोलॉजी का मैम इंडिया में स्कोप है या बाहर है? मीट्रोलॉजी का स्कोप देखो हर जगह, एग्रोमीट्रोलॉजी का जहां जहां आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो उसका स्कोप हर जगह है, ठीक है। अब अगर मैं एग्रीकल्चर की बात ना भी करूं, ठीक है, अगर मैं ह्यूमन रेस की बात करूं, तो इस अपन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अपन को भी भाई बारिश आती है, बारिश आती है तो अपने रिजर्वोयर्स भरते हैं, जिसकी वजह से आपको पानी पीने को मिलता है, ठीक है। आपके मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होते हैं। अब इस मौसम में हम देखते हैं कि आप लोग डिसीज से ज्यादा प्रोन हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं मौसम के चेंज का तो आप पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो मौसम के चेंज का क्या, एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो जहां जहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा वहां वहां एग्रोमीटरोलॉजी का रोल तो रहेगा ही, ठीक है। क्योंकि विदाउट वेदर फोरकास्टिंग, अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेदर फोरकास्टिंग, जिसमें हम क्या करेंगे कि वेदर फिनोमिना का मतलब जो आने वाला है उसका पहले से ही फोरकास्ट कर ले, मतलब पहले से ही अनुमान लगा लें कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हमें पहले से ही पता होगा कि क्या क्या चीजें आने वाली है, तो हम अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर रखेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे भी आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है उधर उधर इसका स्कोप है। अनिल सर, मेरे को बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग। मेरी स्लाइड दिख रही है ना? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? आई होप हाँ,
हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी चेंज नहीं किया है मैंने, मैं अभी यही वाली स्लाइड पे हूँ। हाँ ठीक है। मैम अच्छा, और जो, मैम हाँ जो सुनो, हेलो, हाँ बोलो। मैम इकोनॉक्स क्या होता है? देखो ये ना आप, मैं देखो बताने के लिए कोई वो नहीं है, बट आप लोग प्लीज बाद के टॉपिक को अभी एकदम से मत लाओ, मैं हर चीज क्लियर करूंगी, बट मुझे प्लीज अभी सीक्वेंशली चलने दो, ठीक है। यस मैम, यस मैम, हाँ यस। मैं हर चीज बताऊंगी मेरे को, बट अभी फिलहाल सीक्वेंशली चलने दो, नहीं तो फिर वो फ्लो टूट जाता है, ठीक है। और आज की क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो हम अभी इसके बाद क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कुछ दिख नहीं रहा है तो मुझे इस बीच में तब इंटरप्ट करना। यस मैम, यस। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपको ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं इस टॉपिक को कि अनइवन, जो आपका अनइवन हीटिंग है या जो एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण से हमें बहुत सारी मैं बोलूंगी डिलीटीरियस इफेक्ट देखना पड़ रहा है अपने अर्थ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स हो गया, ठीक है। देन आपका जो पोलर, आपका जो फौना है, जो फ्लोरा है, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो वो उसके वजह से जो आपके जो अनइवन और एक्सेसिव हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से जो फिनोमिना हो रहा है, और उसके कारण जो आपके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, देन सीएफसी हो गया, देन आपके नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए। तो ये सबकी स्टडी हम अभी आगे करेंगे। तो जो ये की इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, इसका भी बहुत हद तक एक डिलीटीरियस इफेक्ट हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर में भी, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोगों को अभी एक पर्टिकुलर 2023 में जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, वो क्यों था, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टर्म आप लोग ने सुना होगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टर्म क्यों आया, क्यों, क्योंकि इतनी तेजी से हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है कि जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते थे, कन्वेंशनल जो भी हम क्रॉप्स लेते थे, वो उगाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशनल तरीके से हम पैडी उगाते थे, तो पैडी उगाने के लिए अब भाई हमारे पास पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी ही जो है वो कितनी कम हो गई है, ठीक है। 1700 मीटर क्यूब से अब हमारे पास 1100 मीटर क्यूब पे आ रही है ऑलमोस्ट। तो आप देख लो, जब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ही इतनी कम हो गई है, तो फिर हम पैडी उसमें कहाँ से उगा पाएंगे, जो कि इतना ज्यादा हाई इंटेंसिव वाटर यूजिंग क्रॉप है, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ उसमें चेंज लाना पड़ेगा। देन क्रॉप्स एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ये जो क्रॉप्स एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, वो आपका किस पे आ जाता है, जो एग्रोमीटरोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें आ जाता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, दैट इज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बीइंग एन एग्रोनॉमिस्ट। अगर आप एग्रोमीटरोलॉजिस्ट भी हो या बीइंग एन एग्रोनॉमिस्ट भी, आपको वेदर फोरकास्टिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बुक्स टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ, मैंने अपने लास्ट बैचेस में भी यही बोला है कि आप लोगों को दुनिया भर के नोट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को दुनिया भर की पीपीटीज मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन द बेस्ट नॉलेज एंड द बेस्ट मटीरियल ऑल will be provided from the books, ठीक है, the text books which you are having, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक है वो SR रेड्डी जो आप लोग यूज करते हो, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी में आप लोगों को क्लाइमेटिक इफेक्ट्स ऑन क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मटेरियल बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और SR रेड्डी में आप लोगों को एग्रोमीट्रोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये चीज आप लोग प्लीज नोट करना कि जो एग्रोमीट्रोलॉजी वाला पार्ट है, जिसमें आपका जो आ जाता है वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर, देन आपकी आ जाती है विंड्स, देन आ जाता है आपका मॉनसून, देन आ जाता है आपके क्लाउड्स, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, इन सब का एक बहुत डेप्थ नॉलेज जो दिया हुआ है असर्शन रीजन में, जो आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। असर्शन रीजन में लाइन टू लाइन, हेलो प्लीज माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो असर्शन रीजन में लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं SR रेड्डी में से, ठीक है। जो आपका नया एक ट्रेंड है पिछले 4 साल से असर्शन रीजन का, जिसमें बच्चों को बहुत गलती होती है सॉल्व करने में, ठीक है। तो एग्रोमेट वाला जो पार्ट है वो SR रेड्डी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, और क्लाइमेटिक इफेक्ट्स ऑन क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा रेड्डी में दिया है, ठीक है। नाउ फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, कि हर चीज को हमें कंसोलिडेट करना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम या एट द टाइम ऑफ एनीथिंग जहां पे आपको एग्जाम देने बैठना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है एग्रोनॉमी फैक्ट्स बाय डॉक्टर RS मीना एंड डॉक्टर संदीप कुमार सिहाग, ठीक है। इसका आप लोग रिवाइज्ड एडिशन लेना, क्योंकि रिवाइज्ड एडिशन में भी कुछ चीजें ऐड भी हुई हैं, और जो मतलब डिलीट करना था वो सर ने डिलीट भी किया है, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि
भाई कोई फील्ड की जब हम स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को जन्म देने वाला या उस फील्ड में कोई पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप रखने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ एग्रोमीटरोलॉजी इन वर्ल्ड कौन कहलाते हैं, डीएन वालिया कहलाते हैं। और फादर ऑफ एग्रोमीटरोलॉजी इन इंडिया कौन कहलाते हैं, एलए रामदास कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठना चाहिए, एक जनरल सा क्वेश्चन, कि अगर वर्ल्ड में ऑलरेडी डीएन वालिया है तो इंडिया में आपको फादर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो वर्ल्ड में तो बहुत सी चीजें हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में आपका यूनिसेफ बना हुआ है, वर्ल्ड में आपकी यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी हर कंट्री का जो रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उनकी गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, वो उनके इकोनॉमिक मिनिस्टर्स चला रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी अपनी एक फंक्शनिंग होती है। तो एग्रोमीटरोलॉजी के जो फादर है इंडिया में वो एल ए रामदास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया में सबसे पहले एग्रोमीटरोलॉजी का एप्लीकेशन चालू किया था एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु इन्वेंटेड द रामदास गेज। ठीक है, रेनफॉल जो पैरामीटर होते हैं उनको मेजर करने के लिए जो रेन गेजेस बनते हैं उनमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था अपना रामदास गेज इन्वेंट करके। ठीक है, देन फादर ऑफ मीटरोलॉजी इज ल्यूक हॉवर्ड जो कि कॉमन है, और फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी कौन है, कॉपेन है। तो दीज आर द 4 बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच ऑफनली कम इन एग्जाम्स ऑफ स्टेट एंट्रेंस या सीयूईटी। ओके, नाउ अब ये जो यूनिट है वो क्या है, हमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बुक्स वाले सेक्शन में आप लोग को बताया था कि जो एग्रोमीटरोलॉजी जो पार्ट है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, सीधे एग्रोमीटरोलॉजी की स्टडी। सबसे पहला हमें पता करना है कि एग्रोमीटरोलॉजी होती क्या है। ठीक है, देन एग्रोमीटरोलॉजी में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, उन पैरामीटर्स जो होते हैं वो आपस में कैसे लिंक होते हैं, और उन पैरामीटर्स की फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर, आपका अर्थ एटमॉस्फेयर आ जाता है, आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आ जाता है, आपका ह्यूमिडिटी आ जाती है। ठीक है, देन आपके क्लाउड्स आ जाते हैं, आपका रेनफॉल आ जाता है, एवरीथिंग। ठीक है, द स्टडी ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स कम्स अंडर एग्रोमीटरोलॉजी। ठीक है, अब यही पैरामीटर्स का इफेक्ट जब आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ने लगता है, आपके क्रॉप प्रोडक्शन में पड़ने लगता है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक इफेक्ट ऑन क्रॉप्स। मतलब आपका जो डे टू डे टेम्परेचर है या जो आपका एक एवरेज टेम्परेचर है उसका इफेक्ट आपके क्रॉप प्रोडक्शन में क्या पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल इसमें लेती हूँ कि आप जैसे हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो क्रॉप का भी क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, या ये आपके टेम्परेट क्लाइमेट की क्रॉप है। क्यों, क्योंकि उन क्रॉप्स की सूटेबिलिटी, मतलब उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है उन क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा है। तो शायद ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप आप इंटरचेंज कर सकते हो टू लिटिल एक्सटेंट, लेकिन आप टेम्परेट रीजन की क्रॉप को ट्रॉपिकल में नहीं लगा सकते, वो मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज रिक्वायर्ड नियर अराउंड 5 to 10 डिग्री सेल्सियस ओनली। आप उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे लगा दोगे वो मर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि सूटेबिलिटी क्या है, तो वो सब सूटेबिलिटी हम कैसे पता लगाते हैं, वो ऐसे पता लगाते हैं कि जितने भी एग्रोमीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनका आपकी क्रॉप के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है। ये तो एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन देयर इज वे मोर बियॉन्ड ऑल दी स्टडीज कि आपके पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क पड़ता है, आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स में क्या फर्क पड़ता है, आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज में क्या फर्क पड़ता है, आपके क्रॉप की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है ऑफ दीज पैरामीटर्स। ठीक है, तो अगर आप एग्रोनॉमिस्ट हो तो आपको ये सब डेप्थ में पता होना चाहिए कि हर एक पैरामीटर का इंटरनल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या असर पड़ता है, एंड अगेन दैट विल डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो अराउंड 67% जो कंट्रीब्यूशन होता है एग्रोमीटरोलॉजी का होता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में, एंड अराउंड 33% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का होता है। अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी टिलेज प्रैक्टिसेस हो गई, आपकी इरिगेशन प्रैक्टिसेस हो गई, आपकी वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो गई, आपकी डिसीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो गई। ठीक है, एंड अदर प्रैक्टिसेस जो कि आपके एरिया ओरिएंटेड होती है या फार्मर ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना, 67% मतलब दैट इज मोर देन हाफ। ठीक है, और मोर देन हाफ अगर किसी पर्टिकुलर चीज का कंट्रीब्यूशन आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में है मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जिसने पूछा था कि उसका स्कोप क्या है इंडिया में, तो उसका स्कोप यही है। ठीक है, आप देख रहे हो कि जब 67% किसी चीज का कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में तो कितना ज्यादा स्कोप होगा उस चीज का। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब भाई हमने इतना सब डिस्कस तो कर लिया, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम पढ़े क्यों एग्रोमीटरोलॉजी को, या उसकी नीड क्या है पढ़ने को। अब इतना बड़ा ब्रांच है, हम उसके लिए इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं, हम अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में उसकी ऑब्जर्वेटरीज लगा रहे हैं, लैक्स एंड क्रोर्स का उसके मशीन्स हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है, आगे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप एंड क्लाइमेट एंड हाउ डिफरेंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स अफेक्ट्स इट्स ग्रोथ। ठीक है, जो चीज मैंने अभी आपको बोली कि आपके जितने भी एग्रीकल्चर मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उनका इफेक्ट क्रॉप पे क्या है। ठीक है, वो पैरामीटर्स का क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज को पढ़ने के लिए हमें एग्रोमीटरोलॉजी की स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ अब आपका जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अब मेरे को खरीफ सीजन, जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी जुलाई स्टार्टिंग है, तो कहीं कहीं पे जैसे लेट ऑनसेट ऑफ मॉनसून हुआ है, तो पैडी की जो अभी जैसे हमारा सेंट्रल रीजन में पैडी की 2-3 ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है, लेकिन वो ट्रांसप्लांटिंग पूरी खराब हो गई है ड्यू टू अनइवन रेनफॉल एंड अनइवन वेदर पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ कभी गर्मी हो जा रही है, कभी अचानक से बारिश हो जा रही है, कहीं ह्यूमिडिटी हो जा रही है, तो कहीं एकदम से ड्राई मौसम पड़ जा रहा है। ठीक है, तो अब यही जो चीजें हैं कि 3 बार किसानों को ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ी। अगर वो किसान पहले से वेदर फोरकास्टिंग कर लेते कि अनइवन रेनफॉल होने वाली है, तो शायद वो नर्सरी में अपना पैसा वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बच्चे किसान बैकग्राउंड से होंगे, जो फार्मर्स बैकग्राउंड से होंगे, उनको पता होगा कि इतने ही 3 ट्रांसप्लांटिंग करने में या 3 बार नर्सरी लगाने में कितना पैसा खर्चा हो जाता है। तो मॉनिटरी टर्म्स में भी आप देखो वेदर फोरकास्टिंग कितना हेल्प करता है कि अगर हम एक बार पता होगा कि आने वाले 15 दिन में या आने वाले 20 दिन में जो भी मौसम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, इंतजाम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ताकि हम बाकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, नाउ अब ये वाला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि अराउंड 2/3 ऑफ द वेरिएशन इन प्रोडक्शन एंड 1/3 ऑफ वेरिएशन इन प्रोडक्शन अकाउंटेड बाय, इधर एक पॉइंट ये मिसिंग है इधर पे, बाय अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया। Now the last point is weather also plays an integral role in growth and development of crop more than any other management factor. This is but obvious, synonymous to first point. ठीक है, now द नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एग्रोमीटरोलॉजी हमारा एक मकान है, तो उसकी नींव क्या है, वेदर और क्लाइमेट है। तो अब ये वेदर और ये क्लाइमेट होते क्या है। ठीक है, अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों में चीजें और दोनों में डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन एक बहुत जो की डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अगर किसी को पता है तो मुझे पहले बताओ, आप लोगों को क्या पता है वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस? Anyone? Weather state condition, the atmosphere, it is the given of the plague of the time, ma'am. अच्छा, और क्लाइमेट? क्लाइमेट जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव, लॉन्ग टाइम तक रहता होगा मैम। लॉन्ग टर्म विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम या प्लेस? यस मैम, टाइम प्ले। टाइम, ओके, प्लेस में नहीं रहता है। यस मैम। अच्छा, एनीवन एल्स? दूसरा डिफरेंस बताए मैम। नहीं नहीं, मैं दूसरे किसी और से पूछ रही हूँ। गुड गुड, आपने जो बताया। एनीवन एल्स, कोई और बता पाएगा? कोई नहीं, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। जो अभी जिसने भी बोला वो थोड़ा सही था, बट मैं इसको और कन्फाइन करती हूँ। ठीक है, वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर इज समथिंग विच इज वेरी, मैं बोलूँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का होता है। ठीक है, डे टू डे चेंजेस जो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर शॉर्ट रेंज में, और डे टू डे चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग में से कोई बैठा होगा नॉर्थ रीजन में, कोई बैठा होगा सेंट्रल रीजन में, कोई बैठा होगा ईस्टर्न रीजन में, कोई बैठा होगा वेस्टर्न में, और कोई बैठा होगा सदर्न रीजन में। ठीक है, आप लोग पांचों डायरेक्शन में आप लोग के जो वेदर पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे, अभी अलग अलग होंगे। ठीक है, शॉर्ट रेंज के हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए हैं। अभी जैसे अगर यहाँ बारिश हो रही तो जरूरी नहीं है कि हर जगह बारिश हो रही होगी, मतलब उनका जो वेदर अभी हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रेनी टाइप का हो रहा है। लेकिन जहां पे भी बारिश नहीं हो रही है, जहां पे भी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उनका जो वेदर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ह्यूमिड वेदर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं, ठीक है, तो क्लाइमेट की बात क्या होता है कि जब हम 30 इयर्स टोटल अगर हम किसी एक प्लेस का वेदर एनालिसिस जब हम करते हैं और उनका एक एवरेज निकालते हैं किसी भी प्लेस का, जब 30 इयर्स का हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, और जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस का क्या देता है, हमको क्लाइमेट देता है। ठीक है,
ये चीज मैंने अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो बोली थोड़ी देर पहले कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पर्टिकुलर जोन राइट नाउ, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो अभी मतलब मैंने एग्जांपल के तौर पे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड सर्दर्न, तो ये पर्टिकुलर पांचों जगह के वेदर पैरामीटर्स क्या होंगे, अभी अलग अलग होंगे। लेकिन व्हेन आई विल से कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज व्हाट, तो हम क्या बोलेंगे, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पांचों रीजन के वेदर पैरामीटर्स का एक 30 साल तक क्या किया, एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के बाद उसमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके हमने एक एवरेज निकाला कि इंडिया जो है वो किस पर्टिकुलर जोन में लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो वेदर क्या हो गया कि अभी आप लोग जहां बैठे हो, आज जो आप लोग देख रहे हो, कल जो आप लोग देख रहे हो चीज, ठीक है, या परसों जो देखोगे या कल जो आप लोगों ने देखा, दैट वाज डे टू डे चेंजेस क्या थे आपके, वो वेदर पैरामीटर्स थे। लेकिन आप लोग इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि किस क्लाइमेटिक रीजन में बैठे हो, तो आप लोग बैठे हो किस में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। मतलब कि लॉन्ग टर्म एनालिसिस अगर हम वेदर की करें तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। एंड डे टू डे चेंजेस की अगर हम एनालिसिस करें तो उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेदर फोरकास्टिंग। मेरा स्लाइड सबको दिख रहा है ना? यस मैम। यस, ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं वेदर फोरकास्टिंग पे, ये जो मैं अभी स्टार्टिंग से आप लोग को बोल रही हूँ। अब ठीक है, इस पे चलो मैं आप लोग को एक छोटा सा पहले एग्जांपल देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे कि आप लोगों का जब यूजी में सिलेक्शन हुआ होगा, या अभी जब आप लोग जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे, एंड जेआरएफ की प्रिपरेशन के बाद व्हेन यू विल क्लियर जेआरएफ, और आप लोगों को जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें जब आप कॉलेजेस के लिए जब आप ये चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का आपका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि सबसे बेस्ट कॉलेज हम पहले भरते हैं। ठीक है, अब जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, व्हेन यू विल गो फॉर द एडमिशन, है ना, जिस भी कॉलेज जहां भी आपको मिला, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईआरए मिल गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एनडीआरए मिल गया, तो दिल्ली और करनाल जाने से पहले व्हाट यू विल डू, आप लोग क्या करोगे, वहां के जगह का पहले एनालिसिस करोगे। ठीक है, आप पहले वहां के जगह का एनालिसिस करोगे, क्या करोगे कि वहां का टेम्परेचर कैसा रहता है, ठीक है, देन द कॉलेज विच यू आर गेटिंग, वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोगों से आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, देन व्हाट यू विल डू कि आप जहां से बिलोंग करते हो या जैसी आपकी पर्टिकुलर थिंकिंग है या आदत है, वो वहां से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, देन ये सब कई सारे पैरामीटर, देन वहां का खाना कैसा है, ठीक है, ये कई सारे एनालिसिस करने के बाद आप एक क्या करोगे, अपना एक एवरेज बनाओगे। ठीक है, अपना एक क्या करोगे, फोरकास्ट करोगे अपने लिए कि हाँ ठीक है, ये चीजें मेरे से मैच कर रही हैं, ये चीजें नहीं कर रही हैं, तो इतने पे मैं एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, तो देन अगले कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, तो अगले 2 साल के लिए क्या करोगे, आप एक फोरकास्टिंग करोगे। ठीक है, कि ऐसी ऐसी सिचुएशन अब आने वाली है मेरे साथ, ऐसी ऐसी सिचुएशन ये सब होगी, ऐसे ऐसा खाना होगा, तो मैं अगर इस एनवायरनमेंट में इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा। तो आपने अपने लिए क्या कर लिया, एक फोरकास्टिंग कर ली कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है मेरे साथ, और उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे आपने अपने आप को मेंटली क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया कि ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर कैंपस। ठीक है, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू द फर्दर स्टडीज इन पर्टिकुलर कैंपस। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक फोरकास्टिंग हो गई। मतलब आपने आने वाले 2 साल के लिए एक एनवायरनमेंट जो है वो क्या कर लिया, एक सिनेरियो क्या कर लिया, बना लिया अपने मन में, या अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि इस तरीके से मुझे चीजों को करना है और इस तरीके से मेरे को सर्वाइव करना है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, फोरकास्टिंग। एंड जिस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हिच यू विल बी अडॉप्टिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज क्या होती है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होती है। ठीक है, जब आपको किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले आप अगले 6 महीने या 7 महीने की क्या करते हो, मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स के थ्रू एक फोरकास्टिंग करते हो। ठीक है, जो कि कई टाइप की फोरकास्टिंग होती है, और अगर हम एक सीजन की फोरकास्टिंग करते हैं तो आपकी वो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में आती है। तो अगर हम एक कोई सीजन की फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी खरीफ चल रहा है, तो मैं खरीफ की बात करूं, तो अगर अगले 6 महीने के लिए अगर मेरे को रबी लगाना, जिस भी जोन के आप लोग हो, ठीक है, अब ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्राउंड नट उगा रहा है, कोई सोयाबीन उगा रहा है, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए आपने क्या किया, पहले फोरकास्टिंग कर ली, आपको पता चल गया कि इतनी बारिश होने वाली है। ठीक है, अगर इतनी बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी कितनी बनेगी, और अगर इतनी ह्यूमिडिटी बनेगी तो कौन कौन से पेस्ट का इन्फेस्टेशन होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये आपने पता लगा लिया कि बारिश इतनी होगी, तो उस हिसाब से आपने क्या कर लिया कि आपने अपने टिलेज प्रैक्टिसेस के लिए भी प्रिपरेशन कर ली, कितनी बारिश होगी तो मैं ये टिलेज प्रैक्टिसेस कर सकती हूँ, इतने मैं इरिगेशन दे सकती हूँ। और अगर फिर आपने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया फोरकास्टिंग से कि आने वाले दिनों में इतनी आपकी क्या होगी, विंड स्पीड होगी, तो उस हिसाब से अपने एप्लीकेशन के लिए भी डोजेस बना लिए और एप्लीकेशन के लिए भी क्या बना लिया, टाइम टेबल बना लिया कि इतने दिन में मैं क्या कर सकती हूँ, एप्लीकेशन कर सकती हूँ। ठीक है, प्लीज आप लोग माइक ऑफ रखो अपना। ठीक है, तो आपने ये क्या कर लिया, फोरकास्टिंग कर लिया। जैसे आपने क्या किया था, वहां पे पता कर लिया था कि आने वाले टाइम में आपको ये खाने को मिलेगा, ऐसा माहौल मिलेगा। ठीक है, अब जब ये चीजें मुझे पता चल गई है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगी, अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करूंगी क्रॉप के लिए कि ठीक है, अगर इतनी बार सपोज फॉर एग्जांपल आपकी इस साल बारिश जो है वो 1000 mm होने वाली है, तो उस हिसाब से मैं अपने इरिगेशन को जो है कम करके 4 से 2 कर दूंगी, और वो 2 इरिगेशन को किस पे दूंगी, सिर्फ क्रिटिकल स्टेजेस पे दूंगी, ताकि अगर प्रोडक्टिविटी पे अराउंड 5 to 10% तक का ही असर पड़े। ठीक है, तो दिस इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच इज बीइंग अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग विच इज डन। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये एडवांटेज होता है आपका क्या, वेदर फोरकास्टिंग का, और यही होता है क्या, स्कोप भी एग्रोमीटरोलॉजी का एग्रीकल्चर में। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग इज द, मतलब मैं बोलूंगी नॉट ओनली स्कोप, लेकिन दिस इज द मेजर स्कोप ऑफ एग्रोमीटरोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज वेदर फोरकास्टिंग। तो इट इज द साइंस टू नो that what will be the atmosphere or weather condition is likely to happen at a particular place at a particular time। मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर टाइम पे आने वाले दिनों में क्या वेदर पैरामीटर होने वाले हैं। ठीक है, देखो क्लाइमेट तो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट क्या है, 30 साल के वेदर एनालिसिस है, तो क्लाइमेट तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा अपने डेफिनेशन में कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होने वाली है। वेदर फोरकास्टिंग से हम क्या करते हैं, सिर्फ वेदर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइंस है कि आने वाले दिनों में क्या वेदर कंडीशन होने वाली है, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन होने वाली है, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, नोइंग द फ्यूचर वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी इज नोन एज वेदर फोरकास्टिंग। हाँ, अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है क्या, प्रोबेबिलिटी। अब हमने कोई प्रिडिक्शन तो करी, ठीक है, अब उस प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है दैट विल नॉट बी 100%। क्यों, क्योंकि वी आर डूइंग द प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मशीन्स, एंड द मशीन विच जो रीडिंग दे रहे हैं, उन रीडिंग्स पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब वो जो कैलकुलेशन है वो जरूरी नहीं है कि 100% जो होगी क्या होगी, एक्यूरेट होगी। अब वो जो कैलकुलेशन होती है वो टोटली क्या होती है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब जो स्टैटिस्टिक्स जितने लोगों ने अभी तक बीएससी में पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे, वो लोग देखेंगे जब हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में हमेशा दिया रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने पर्टिकुलर आप लेवल तक एरर को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक रेंज होती है कि कितने परसेंट एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एनालिसिस में आपको 70% मिल रही है, किसी एनालिसिस में आपको 80% मिल रही है, तो जो ज्यादा एक्यूरेट फोरकास्टिंग होगी हम उसे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि फोरकास्टिंग इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर इन विच द एक्यूरेसी विल नॉट ऑलवेज बी 100%। इट विल लाई बिटवीन 70 to 80 या 85%। ठीक है, तो हमें वो जो 15% का जो हम गैप ले रहे हैं या 10% का जो गैप ले रहे हैं, वो हमें हमेशा कंसिडर करके चलना है। और उस पर्टिकुलर गैप मतलब कि उसमें कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्यों, क्योंकि वो 10-15% से भी काफी हद तक इफेक्ट पड़ सकता है आपके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में वेदर फोरकास्टिंग जो होते हैं वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो हमें देखना है कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग से समझ ही में आ रहा है, नाउ मतलब क्या होता है, अभी, मतलब कि अभी थोड़ी देर के लिए, 2 से 6 घंटे के लिए। अगर WMO के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मैं लूं, तो द टाइम स्पेसिफाइड फॉर नाउ कास्टिंग इज व्हाट, 2 to 6 आवर्स। अगर 2 to 6 आवर्स के लिए अगर मैं देखूं कि अगले 2 से 6 घंटे में क्या होने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउ कास्टिंग कहते हैं। और ये जनरली कौन यूज करते हैं, फिशरमैन यूज करते हैं। ठीक है, फिशरमैन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे मुंबई साइड अगर हम देखें, जहाँ पे फिशिंग जो है वो एक आपका ट्रेडिशनल या एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, तो उन लोगों को समुद्र में उतरना पड़ता है। तो समुद्र की लहरें जो होती हैं, हाई टाइड और लो टाइड, वो हर 6-6 घंटे में चेंज होती रहती है। तो उसके लिए उनको क्या होता है, नाउ कास्टिंग की जरूरत पड़ती है कि कब टाइड आने वाला है, तो उनकी जो शिप है वो बैंक तक लग जाए। ठीक है, देन होता है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट।
तो जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट होता है वो कितने दिनों की प्रेडिक्शन होती है, डेट इज अराउंड 1 to 3 days, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है ये भी एग्रीकल्चर में बहुत कम यूज होती है, उतना ज्यादा एक्यूरेसी इसमें मतलब जो एप्लीकेशन इज लार्ज विद मोर एक्यूरेसी, बट इतना ज्यादा सूटेबिलिटी इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। बट हाँ, यू कैन डू द शॉर्ट रेंज फोरकास्ट व्हेन यू हैव टू डू द डे टू डे एप्लीकेशंस ऑफ पेस्टिसाइड या वीडीसाइड, उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत कम उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। Now the third one is medium range forecast, that is the wide adaptability in agriculture sector, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं वो कौन से होते हैं, मीडियम लार्ज फोरकास्ट और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, जिसको हम मीडियम फोरकास्ट भी कहते हैं या मीडियम रेंजिंग फोरकास्ट भी कहते हैं या लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो मीडियम रेंज जो होता है वो किसके लिए होता है, 3 to 10 डेज के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब हम क्रॉप लगाते हैं तो स्टार्टिंग के जो वेजिटेटिव फेज होते हैं, मतलब अराउंड 15 to 45 डेज की बात करूं तो वो क्या होते हैं, काफी क्रिटिकल टाइप के होते हैं। उसमें आपको वीडिंग भी करनी है, उसमें आपको पेस्ट इन्फेस्टेशन भी चेक करना है, ठीक है। उसमें आपको अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स कुछ ऐड कर रहे हो, केमिकल मैं बोलूं अगर वीडीसाइड्स भी यूज कर रहे हो, तो उसमें आपके एप्लीकेशन के लिए आपको विंड स्पीड का जानना, आपको टेम्परेचर का जानना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर क्या पता आप डालने जा रहे हो, स्प्रे करने जा रहे हो और विंड स्पीड एकदम से हो गई तो कोई मतलब नहीं है उस एप्लीकेशन का, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर going for the foliar application of fertilizer, then if suppose the temperature is high, तो आपने foliar application तो कर दिया, बट लेकिन वो क्या है, लीफ के सरफेस से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले से उसमें क्या कर लेना है, फोरकास्ट कर लेना है, ताकि एप्लीकेशन के टाइम पे आप लोगों को दिक्कत ना जाए, ठीक है। अब इसकी जो एक्यूरेसी होती है दैट इज अराउंड 70%। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि वेदर फोरकास्टिंग इज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी सिचुएशन, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी जो होगी वो क्या होगी, दैट विल लाई अराउंड 70 to 80%। तो यहाँ पे क्या है, 70% मीडियम रेंज फोरकास्ट की क्या है, एक्यूरेसी है। देन होता है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। अब जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है जनरली वो मंथ टू सीजन तक वेरी करता है। तो अगर हमें कोई भी रीजन का क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉपिंग पैटर्न देखना है तो उसके लिए जो आप या डिसाइड करना है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम हमको फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए जो फोरकास्टिंग यूज होगी वो किस लिए होगी, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होगी। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि मीडियम रेंज फोरकास्ट कितने दिन के लिए होता है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो है वो कितने दिन के लिए होता है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर इफ आई हैव टू डिसाइड व्हेन टू अप्लाई द फर्टिलाइजर, व्हेन टू अप्लाई द पेस्टिसाइड, देन द काइंड ऑफ फोरकास्टिंग वी शुड यूज इज, तो दैट विल बी मीडियम रेंज फोरकास्ट। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दैट कि अगर मेरे को डिसाइड करना है कि अगर क्वेश्चन आया ऐसा कि इफ आई हैव टू डिसाइड फॉर द क्रॉपिंग प्लान या if I have to do the cropping plan of particular area या cropping system of particular area मुझे decide करना है, तो कौन सा forecast use होगा, तो the forecast which will be used is long range forecast। ये नहीं पूछेगा कि month और season के लिए कौन सा forecast use होता है, ये बहुत एक basic level का question हो गया। बट हमें एक JRF level तक जाना है और थोड़ा reasoning में जाना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हर एक forecasting के application agriculture में क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है द मॉनसून फोरकास्ट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि जो मॉनसून फोरकास्ट है वो किस टाइप का फोरकास्ट हुआ, एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हुआ, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू डिसाइड द क्रॉपिंग पैटर्न इन एन एरिया, जो मैंने आप लोग को अभी बताया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? यस मैम। What is the equinox? What is the equinox? आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी। मुझे इक्विनॉक्स में तुम्हें बताऊंगी, पक्का बताऊंगी जब वो टॉपिक आएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे को मैं हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करती हूँ। इक्विनॉक्स भी बताऊंगी मैं तुम्हें, सोलिस्टिस भी बताऊंगी मैं तुम्हें, चारों की डेट भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन मैं एक सीक्वेंस फॉलो करती हूँ, तो जब हम वो वाले पार्ट पे पहुंचेंगे, टेम्परेचर वाले पार्ट पे, तब आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। अभी आज की क्लास जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज पूछ लो। बस मैम, जो रेनफॉल होता है वो किस लेयर के अंदर ये इसके अंतर्गत में होता है मैम? ट्रोपोस्फेयर। जितने भी आपके वेदर फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फेयर के अंडर ही आते हैं। यस मैम, यस मैम, ठीक है मैम। आप जैन के भी प्रोफेसर हैं क्या? नहीं, मैं अभी एमएससी स्कॉलर हूँ। यस मैम। हाँ, मैम, लास्ट
लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के बारे में थोड़ा एक बार ठीक फिर है, से बता दीजिए। देखो जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती है वो जनरली क्या होती है कि अगर सपोज अभी हम कौन से महीने में हैं, जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई से अगर ठीक है, जुलाई में अगर मेरे को जानना है कि जुलाई से लेके सितंबर तक या जुलाई से लेके अक्टूबर तक क्या पर्टिकुलर आपके वेदर फिनोमिना होने वाले हैं, कितनी बारिश होने वाली है, कितना टेम्परेचर होने वाला है, कितना ह्यूमिडिटी होने वाली है, कितना आपका विंड स्पीड होने वाली है, विंड डायरेक्शन क्या रहेगा जुलाई से लेके अक्टूबर तक या जुलाई से लेके दिसंबर तक का, ठीक है। तो क्या हो गया, ड्यूरेशन बढ़ गया। तो इस पर्टिकुलर हाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर जो फोरकास्टिंग मैं करूंगी कि दिसंबर तक क्या क्या ये पैरामीटर्स का हालचाल रहेगा, तो उसे मैं क्या कहूंगी, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहूंगी, ठीक है। अब चूंकि ये खरीफ से लेके पूरा दिसंबर अगर आ गया तो वो क्या हो गया, आपका रबी सीजन हो गया, रबी सीजन का मिड पार्ट हो गया दिसंबर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि आपका एक सीजन से दूसरे सीजन में शिफ्ट कर रही हूँ और इस बीच में आपके कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम लग सकते हैं, मतलब राइस के बाद अब मैं कौन सी क्रॉप ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने दिसंबर तक की फोरकास्ट तो कर ली है, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैंने फोरकास्ट किया उससे मेरे को ये भी पता चल गया कि खरीफ सीजन में कितनी बारिश होने वाली है, ठीक है। और अब सॉइल पैरामीटर तो मेरे पास रहेंगे ही, तो सॉइल पैरामीटर के हिसाब से मैं क्या निकाल लूंगी कि जितनी रेन वाली होने वाली है उससे इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा और आपके वाटर टेबल में पानी कितना बना रहेगा। तो उस बेसिस पे मैं क्या डिसाइड कर लूंगी कि जो रबी में मेरे को अब कौन सी क्रॉप लगानी है। क्या मेरा जो पर्टिकुलर फोरकास्ट के जो रिजल्ट हैं वो मेरे को वीट लगाने के लिए हेल्पफुल है, या अगर अगर उतना पानी बच रहा है तो मैं वीट लगा लूंगी, नहीं तो मैं ऐसी क्रॉप लगाऊंगी जिसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या डिसाइड कर देंगी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की, कि मेरे को अगर राइस लेना तो राइस के बाद मेरे को क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करने के लिए या क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करने के लिए रबी में कौन सी क्रॉप लेनी होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहते हैं। मतलब ज्यादा लंबे पीरियड के लिए जब हम फोरकास्ट कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहते हैं। अभी आया समझ में? जी मैम। ठीक है, यस अच्छा, मैम। ओके क्वेश्चन है एक। ओके। तो हाँ हाँ बोलो। जो मैम ये विंड का जो डायरेक्टेशन मेजर्ड किया जाती है कौन सी इक्विपमेंट से किया जाता है मैम? मुझे ना आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, एक काम करना तुम मुझे टेक्स्ट करके पूछना, ठीक है। अब मेरे को बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम हवा का अभी। दिशा किससे नापा जाता है? हेलो, हेलो, हवा का दिशा किससे नापा जाता है? विंड वेन। किसी को आवाज क्लियर आ रही है कि शैलवेंद्र की? जी मैम बोल रहे हैं कि हवा का हवा डायरेक्शन मेजरमेंट। किस मीटर से मापा जाता है? विंड वेन, जी। ठीक है। तो देखो अब आज की क्लास में यहाँ खत्म करती हूँ। दिस वाज द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एग्रोमीट्रोलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे चालू करेंगे। दिस वाज द डेमो क्लास, ठीक है। और क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली चालू होंगी, आप लोग की 2 डेमो क्लास और लगेगी, एक रुचि मैम लेगी और एक और मैम श्रुति मैम लेगी, ठीक है। उसके बाद से हम अपनी फाइनल क्लासेस चालू करेंगे। तो द सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड बाय एवरी टीचर। एक सेकेंड ना, किसी का टेक्स्ट आया है, पीपल आर आस्किंग, इस बार एग्रोनॉमी के क्वेश्चन भी बहुत हार्ड आया था मैम। हाँ, एग्रोनॉमी का क्वेश्चन किसमें, जेआरएफ में हार्ड आया था। और स्लाइड नहीं दिख रही है मैम, कैन यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश बिकॉज सम स्टूडेंट डोंट नो हिंदी। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। बट लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे नॉर्थ रीजन से भी हैं तो कुछ लोगों को हिंदी समझने में, सॉरी इंग्लिश समझने में दिक्कत जाती है। तो आई विल यूज बोथ द लैंग्वेजेस इन माई क्लास, आई ऑलवेज यूज बोथ द लैंग्वेजेस इन माई क्लास। इफ सपोज यू डोंट गेट इन हिंदी देन आई विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। एंड yet again if you face any doubt in the class then I will clear it personally, ठीक है। Is it clear? Whoever asked the question, Divya, I'll use both the languages in my class. I always use both the languages क्योंकि एकदम हिंदी में फ्लो बन भी नहीं पाता है मुझसे, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी के वर्ड मुझे बनते नहीं है, ठीक है। तो ओके ओके दिव्या, ठीक है। तो आप लोगों की जो शेड्यूल आप लोग को मिला होगा डेमो क्लासेस का, तो प्लीज आप लोग अटेंड करिए। पीपल हियर आर हु आर टीचिंग, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इन देयर सब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट सब पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उन लोगों को काफी अच्छा नॉलेज हो गया एंड इवन दे आर क्वालिफाइड ऑल्सो, सब एसआरएफ क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, ओके। तो प्लीज आप लोग क्लासेस अटेंड करिए एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Am I audible to everyone? Yes, ma'am.
Yes, ओके, ma'am. आई होप आज की क्लास ऑडिबल रही होगी और क्लियर रही होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा. Yes, ma'am. ओके, देन लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी फिर एक परमानेंट हम जो क्लास चालू करेंगे उसमें. ठीक है. ओके, बाय 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 Yes, एवरीवन. ma'am. वेट वेट Yes, ऋचा, ma'am. ऋचा, यस यस मैम. यस मैम. हाँ, जो भी अंडर 15 बच्चे होंगे ना, जो भी अंडर 20 बच्चे होंगे जो भी अभी इनरोल करेंगे, तो उनके लिए कुछ ऑफर भी है ना. तो जिनको भी अभी इनरोल करना है, अंडर 20 जो भी बच्चे रहेंगे, तो उनके लिए कुछ ऑफर्स हैं. तो प्लीज आपको जिनको भी अभी अच्छा लगा हो ऋचा मैम का पढ़ाना, तो वो अभी भी इनरोल कर सकते हैं या फिर एक दो क्लास के बाद भी कर सकते हैं ना. लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो भी अंडर 20 बच्चे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट है. थैंक यू. ओके, Yes, तो ma'am. आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अंडर 20 जितने बच्चे होंगे जो एनरोलमेंट सीरीज में जो अंडर 20 होंगे उनके लिए दिस एग्री डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट थिंग. तो आप लोग ट्राई कर सकते हो. ठीक है. इफ यू लाइक द टुडेज क्लास देन ऑल्सो यू कैन एनरोल इन द सेक्शन. और अगर आप लोगों को एक दो क्लासेस और सुननी है तो यू कैन अटेंड 2-3 डेमो क्लासेस और. ठीक है. Yes, ma'am. ओके गाइज. ओके, बाय, गुड नाइट. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am.